हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स का एमसीक्यू क्वेश्चन। क्योंकि दो लेक्चर इनकम टैक्स का जा चुका है, लेक्चर 1 लेक्चर 2, आज जाएगा लेक्चर 3। लेक्चर 3 ये सारे लेक्चर 25 क्वेश्चनों का ये सीरीज है। तो आज 50 क्वेश्चन से आगे, मतलब 50 क्वेश्चन से आगे 51 से शुरू होगा और 75 तक जाएगा। समझिए कि मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अब समझिए कि एग्जाम में समझिए कि मिलना ही मिलना है इसमें से क्वेश्चन, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो जहाँ भी पूछे गए हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं या यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जरूर जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चाहेंगे कि जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें, ताकि आप भी पढ़ें, आपके फ्रेंड भी पढ़ें और सभी पास हों। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स का एमसीक्यू क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयकर अधिनियम 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 कि किस धारा के अंतर्गत करमुक्त आयों का उल्लेख किया गया है, मतलब किस सेक्शन के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड इनकम का उल्लेख किया गया है। तो धारा है 10। सभी करमुक्त आयों का उल्लेख धारा 10 के अंतर्गत किया गया है। और कौन कौन सी करमुक्त है तो वो तो आगे डिटेल से है, धारा 10 1 2 3 4 ऐसे करके है, तो धारा 10 याद रखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि करदाता के डाकघर एकल बचत खाते पर, करदाता के डाकघर एकल बचत खाते पर ब्याज की रकम की करमुक्त सीमा है। सीधा सा क्वेश्चन कि यदि आपका किसी भी डाकघर में बचत खाता है और उसमें पैसा जमा है, तो उस पैसे पर ब्याज लगाएगा, मैंने डाकघर देगा आपको, तो कितना रुपया ब्याज होगा कि कर मुक्त होगा, ये प्रश्न का मतलब यह है। तो बता दें आपको कि यदि आपका डाकघर बचत खाते में, डाकघर बैंक में आपका बचत खाता है और उसमें कुछ पैसा जमा है, तो यदि 3500 रुपये तक सिंगल खाता है, तो मतलब एक आदमी के नाम से खाता है, तो 3500 रुपये तक ब्याज हो रहा है सालाना, तो कर मुक्त होगा। लेकिन 3500 से अधिक जितना होगा वो टोटल टैक्सेबल होगा। लेकिन यहीं पे एक चीज़ और क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, यदि ज्वाइंट अकाउंट है तो यह सीमा 3500 से बढ़ाकर 7000 रुपये तक है। ठीक है, कंफर्म। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सांसद सदस्य को प्राप्त होने वाला दैनिक भत्ता क्या होता है। यदि किसी सांसद को अपने क्षेत्र के विकास या कार्यों के लिए जो दौरा करने के लिए जो दैनिक भत्ता मिलता है वह पूर्णतया कर मुक्त होता है। ठीक है। 54 नंबर की साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग क्या होता है। यदि किसी साझेदारी फर्म में कोई साझेदार का भाग या आय प्राप्त होता है तो वो भी पूर्णतः कर मुक्त होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह भारत में एग्रीकल्चर इनकम प्राप्त होती है, पूर्णतः कर मुक्त होती है। भारतीय कंपनी से लाभांश प्राप्त होता है, वो भी पूर्णतः कर मुक्त होता है। उसी तरह साझेदारी फर्म की आय में यदि साझेदार का कोई भाग है तो ये भी पूर्णतः कर मुक्त होता है। 55 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है, एक व्यक्ति, हम आप कोई भी पर्सन इनकम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, अपने देश में या अपने देश से बाहर, माने भारत के अंदर या भारत के बाहर या दोनों जगह कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि करदाता की निवासी स्थिति प्रत्येक वर्ष, यदि एक करदाता पहले वर्ष निवासी है तो कोई जरूरी है कि दूसरे वर्ष निवासी होगा, असाधारण निवासी भी हो सकता है, अनिवासी भी हो सकता है, क्योंकि निवास स्थान में निवासी किसी व्यक्ति की निवासी स्थिति का निर्धारण 3 तरीके से किया गया है, निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। तो एक व्यक्ति की निवासी स्थिति प्रत्येक वर्ष बदल सकती है। नागरिकता अलग चीज़ है और निवासी अलग चीज़ है। 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितने श्रेणी में बांटा गया है। तभी वह बताया कि 3 श्रेणी में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणी होती है, निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक भारतीय नागरिक जो रोजगार के उद्देश्य से विदेश जाता है तो उसे गत वर्ष में निवासी के लिए कितनी अवधि होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि एक कोई भी पर्सन रोजगार के उद्देश्य से विदेश जाता है तो उसे गत वर्ष में भारत में कितना अवधि रहना चाहिए, तो 182 दिन। सामान्य दशाओं में यह अवधि 60 दिन है, लेकिन रोजगार के उद्देश्य से जा रहा है तो इसको 82 दिन रहना अनिवार्य है, तभी वो निवासी
या असाधारण निवासी होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की कुल आय का निर्धारण होने का आधार क्या है। एक व्यक्ति की कुल आय का निर्धारण होने का आधार क्या है। भारत में उसकी निवासी स्थिति पर निर्भर करती है कि उसकी कुल आय पर टैक्स कैसे लगाया जाए। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त मनोरंजन भत्ते की अधिकतम सीमा क्या है। कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी मनोरंजन भत्ता प्राप्त कर रहा है तो 5,000 रुपये तक प्राप्त कर रहा है तब पूर्णतया कर मुक्त होता है, लेकिन 5,000 से अधिक प्राप्त करेगा तो वह कर योग्य होगा। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मचारी का बकाया वेतन होता है। यदि किसी कर्मचारी को 2-4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, एरियर सैलरी हो गई है, तो क्या होता है, कर योग्य होता है। अगला है 62 नंबर क्वेश्चन कि आय कर में आय के कितने शीर्षक होते हैं। इनकम टैक्स में बताए थे आपको आय के 5 शीर्षक होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेतन शीर्षक में आय कर योग्य होने के लिए आवश्यक है। वेतन शीर्षक में मतलब सैलरी में आय कर योग्य होने के लिए क्या आवश्यक है, वो टैक्सेबल होने के लिए क्या कंपलसरी है। तो नियोक्ता और कर्मचारी के बीच जो रिलेशन है वह निर्भर करता है, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच संबंधों पर क्या आय कर योग्य होना आवश्यक है। अगला कह रहा है 64 नंबर, मृतक कर्मचारी की विधवा को प्राप्त वेतन पर कर योग्य होगा। यदि किसी मृतक कर्मचारी को की विधवा को प्राप्त वेतन मिलता है, कोई वेतन मिलता है या पेंशन मिलता है तो कर योग्य होता है। कहाँ कर योग्य होता है, वो अदर सोर्सेस में कर योग्य होता है, न कि सैलरी में कर योग्य होता है। ठीक इसी तरह एक और क्वेश्चन है 65 नंबर कि एक कर्मचारी को प्राप्त शिक्षा भत्ता कर मुक्त है। यदि किसी कर्मचारी को एजुकेशन अलाउंस मिलता है, शिक्षा भत्ता मिलता है उसको बच्चों को पढ़ने के लिए, तो पहले बता दे रहे हैं कि ये 2 बच्चों तक कर मुक्त हो जाए। यदि किसी के 3 बच्चे हैं तो तीसरे को फ़ायदा नहीं मिलेगा, 2 ही बच्चों तक मिलेगा। दूसरी चीज़ कि 100 रुपया प्रति बच्चा प्रति माह अधिकतम 2 बच्चों तक कर मुक्त होता है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वजनिक भविष्य निधि योजना आरंभ हुई। पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो 1 जुलाई 1968 को आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक या प्रमापिक कटौती की अधिकतम राशि क्या है। देखे होंगे इनकम फ्रॉम सैलरी में जब ग्रॉस सैलरी ज्ञात कर लेते हैं तो उसमें से 3 चीज़ों का डिडक्शंस किया जाता है, कटौतियाँ की जाती हैं। तो उसमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अधिकतम कितना है, तो 50,000 रुपया है। ठीक है। अनुलाभ का उल्लेख है। अनुलाभों का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत किया गया है, तो आयकर अधिनियम की धारा 17(2) के अंतर्गत किया गया। भत्ते कितने प्रकार के होते हैं, तो बता दें कि सैलरी में भत्ते 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पूर्णतया कर मुक्त भत्ते, पूर्णतया कर योग्य भत्ते, आंशिक रूप से कर मुक्त और आंशिक रूप से कर योग्य भत्ते, 3 तरीके से होते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नियोक्ता का भविष्य निधि में अंशदान की अधिकतम दर क्या है। यदि कोई नियोक्ता कर्मचारी को भविष्य निधि में अंशदान करता है, सैलरी का कुछ भाग देता है, तो कितना परसेंट तक कर मुक्त होता है, तो 12% तक कर मुक्त होता है। किसका, उसके वेतन, महंगाई भत्ता, सेवा शर्तों के अंतर्गत और बिक्री पर निश्चित दर से कमीशन, इन तीनों के योग का 12% तक कर मुक्त होता है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भविष्य निधि पर ब्याज की कितने प्रतिशत कर मुक्त होता है। यदि भविष्य निधि पर नियोक्ता ने अंशदान किया है और उस पर ब्याज मिल रहा है तो वह ब्याज कितना परसेंट कर मुक्त होता है, 9.5% तक कर मुक्त होता है। इससे अधिक होगा तो सैलरी में टैक्सेबल होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनोरंजन भत्ते की छूट का अधिकतम किसको है। मनोरंजन भत्ते की छूट का अधिकार किसको है। मनोरंजन भत्ता पर छूट किसको मिलता है, केवल एक ही आदमी को मिलता है, सरकारी कर्मचारी को। गैर सरकारी कर्मचारी है तो पूरा कर योग्य होता है। सरकारी कर्मचारी है तो 5,000 रुपये तक कर मुक्त होगा, बाकी कर योग्य होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि नियोक्ता मोटर कार के साथ ड्राइवर की सुविधा देता है तो ड्राइवर का वेतन कितना कर योग्य होता है। देखे होंगे इनकम फ्रॉम सैलरी में यदि वो विशिष्ट कर्मचारी है तो उसे गैस, पानी, बिजली, नौकर चाकर या मोटर कार की सुविधा भी मिलती है।
तो मोटर कार की सुविधा जब मिलती है तो मोटर कार के साथ यदि वो नियोक्ता ड्राइवर भी देता तो ड्राइवर की सैलरी कितनी होगी कर योग्य सैलरी में शीर्षक में, तो 800 रुपया पर मंथ होती है। और लास्ट क्वेश्चन 75 कह रहा है कि निःशुल्क भोजन की सुविधा की करमुक्त राशि क्या है। यदि किसी भी कार्यालय में कर्मचारी को निःशुल्क भोजन की सुविधा प्रदान की जा रही है, खाने पीने की सुविधा, ठीक ना, लंच, तो कितना रुपये तक कर मुक्त होता है, तो बता दें 50 रुपया प्रति थाली प्रतिदिन के आधार पर कर मुक्त होता है। तो इस तरह यह 25 क्वेश्चनों का सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज आपके सामने लाया गया। मैं चाहूँगा कि इसको सभी लोग आप अपने कॉपी पे लिख लेंगे और उसको याद कर लेंगे, कुछ सुनकर, कुछ लिखकर, कुछ पढ़कर। और इसी तरह आप लोग के लिए नए नए तरीके का वीडियो लेते आएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खोजकर बुक से आपके सामने लाएंगे। बस आपको पढ़ना रहेगा, सुनना रहेगा और एग्जाम में जाकर लिखना रहेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा एक बार और लाइक और कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और अंत में कहना चाहेंगे कि वीडियो को अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि थोड़ा रिस्पांस मिलेगा तो मुझे भी वीडियो बनाने में मन लगेगा। एक चीज़ और बता दे रहे हैं, घबराइएगा मत। इनकम टैक्स कास्ट अकाउंट के अलावा भी जो थ्योरी पेपर्स हैं, जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट है, पब्लिक इंटरप्राइजेस है, ठीक ना, उद्यमिता के मूल आधार है, इन सब का भी वीडियो, कंपनी लॉ है, इन सब का भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन कुछ लेक्चर इसका चले जाए ताकि आप लोग पढ़ते रहें तब, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।